नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। कक्षा 10वीं और 12वीं की होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन अपनाएगा नया फार्मूला। प्रश्न पत्र के प्रत्येक पेज पर अंकित होंगे 3-3 QR कोड। यह कहना है बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव व सचिव कृष्ण कुमार का। उन्होंने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस तकनीक को अपनाने वाला देश में पहला शिक्षा बोर्ड होगा। वहीं उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर परीक्षा दिलवाने वाले 92 स्कूलों पर कार्रवाई करने की जानकारी प्रदान की। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव व सचिव श्री कृष्ण कुमार ने बताया कि सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी से आरंभ होकर 28 मार्च तक संचालित करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में नकल पर अंकुश लगाने के लिए नया फार्मूला तैयार किया गया है, जिसके तहत पेपर लीक और आउट नहीं होंगे और नकल पर भी अंकुश लगेगा। इस बार प्रत्येक विद्यार्थी के प्रश्न पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर 3-3 जगह पर विशेष QR कोड अंकित होगा। बोर्ड अध्यक्ष ने आगे बताया कि इसके अलावा प्रश्न पत्र पर ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस में एक यूनिक ID भी अंकित होगी। इससे यदि कोई परीक्षार्थी, पर्यवेक्षक, कर्मचारी व अन्य कोई भी फोटो खींचेगा तो तुरंत पता लग जाएगा कि प्रश्न पत्र कहाँ से आउट हुआ है एवं किस परीक्षार्थी का है, जिससे परीक्षाओं के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इस बार बोर्ड ने परीक्षा केंद्र के अनुसार प्रश्न पत्र तैयार करवाए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पर यह फार्मूला अपनाने वाला देश भर का पहला बोर्ड बन गया है। इस बार हमने एक QR कोड इंट्रोड्यूस किया है। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। और हर क्वेश्चन पेपर के अंदर एक तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के अंदर हर बच्चे के रोल नंबर से और उसके नाम से क्वेश्चन पेपर होगा। उसके ऊपर QR कोड अंकित है। QR कोड अगर मान लीजिए 8 पेज का क्वेश्चन पेपर है तो हर पेज में 3 जगह QR कोड होगा, यानी 24 जगह पूरे क्वेश्चन पेपर पर वही एक यूनिक QR कोड होगा। और वो QR कोड उस बच्चे के लिए यूनिक है। अगर कोई उसकी फ़ोटो खींचकर उसको वायरल करने की कोशिश करेगा तो तुरंत बोर्ड को इसके बारे में पता लग जाएगा। फिर क्वेश्चन पेपर्स पहले एक इकट्ठे बंडल में खुला करते, अब 24-24 के हमने पैकेट बनाए हैं जो सील्ड पैकेट होंगे और इन्विजिलेटर को दिए जाएंगे। वहीं जाकर एग्जामिनेशन रूम में क्वेश्चन पेपर्स के पैकेट खुलेंगे, 2 बच्चों के उस पर सिग्नेचर होंगे। पहले दिखाया जाएगा कि ये सील्ड है और सबके सामने खोला जाएगा। 2 परीक्षार्थियों के उस पर सिग्नेचर लिए जाएंगे और उसके बाद ही क्वेश्चन पेपर खुलेगा। ये उस इन्विजिलेटर की ड्यूटी रहेगी, उस सेंटर सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी रहेगी कि किसी तरह से वो क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं जाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उस तरह का, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह से कोई सब्जेक्ट पेपर कोड तो होता है ABCD, लेकिन QR कोड हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाला पहला बोर्ड है कि जिसने यूनिक QR कोड इंट्रोड्यूस किया है एग्जामिनेशन सिस्टम में। एक सर एडमिट कार्ड उसको अपना देखिए, फ़ोटो अक्सर प्रिंट पहले से भी ये मामला उसका ये हमने जो शिकायत थी वो सरकार को की थी इसके बारे में। तो CID और विजिलेंस डिपार्टमेंट है, इस पर वो कार्रवाई करेंगे। हमने लिस्ट उनको दे दी है, सरकार को लिस्ट दे चुके हैं हम। सर कितने स्कूल हैं और किस तरह के पनिशमेंट कैसा है उनके ऊपर? 92 के करीब स्कूल्स हैं और शायद 129 कैंडिडेट्स हैं टोटल 129। सर 2 दिन सर ये तो फोर्जरी का रहेगा, तो ऐसे में इन स्कूलों की मान्यता को लेकर भी क्या आगे कार्रवाई? वो जांच के बाद जो विजिलेंस की रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो भी कानूनी दायरे में कार्रवाई बन पड़ती है वो हम करेंगे। कोई सर समय के रूप में कोई दायरा, मतलब ऐसा कोई टाइम निर्धारित नहीं, इसके लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं है। जो जांच एजेंसी हैं वो अपने हिसाब से उनकी जांच करके जो है सरकार को सौंपेगी और उसके बाद जो भी दिशा निर्देश आएंगे सरकार की तरफ से उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये स्टीम कैंडिडेट या सिर्फ स्कूलों तक सीमित रहेगा? ऐसा है कि जो सर्टिफिकेट की जांच करना, उसका वेरिफिकेशन करना, ये नियमों के अंदर विद्यालय का कार्य है। उसके बाद ही वो एडमिशन देंगे। तो अगर
इसके अंदर तहत अगर नहीं जांच किए, वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तो इसके लिए विद्यालय दोषी है और उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बन सकती है हमारे नियमों के तहत वो हम करेंगे। वीरवार को रोहतक गेट पर स्थित हलवासिया विद्या विहार के माध्यमिक विभाग में जगदीश चंद्र बसु एसोसिएशन के द्वारा ग्रैंड फिनाले 2023 इंटर स्कूल साइंस क्विज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व छात्र व प्राचार्य आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस मेलकपुर नीतीश मिश्रा व बतौर मुख्य अतिथि और आरबीआई के पूर्व प्रबंधक विजय कुमार आर्य ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की, जिन्होंने प्रशासक दीवान चंद रहेजा की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सर्वप्रथम इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने अलग अलग विद्यालयों से चुने विद्यार्थियों एवं अध्यापक वृंद का परिचय करवाया गया और उन्हें विद्यालय प्रशासन की तरफ से स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में शहर के जाने माने प्रतिष्ठित 12 विद्यालयों के छात्रों ने प्रतिभागिता की। लिखित परीक्षा के आधार पर 4 सर्वश्रेष्ठ टीमों का चयन किया गया। परीक्षा परिणाम के अनुसार हलवासिया विद्या विहार, भिवानी पब्लिक स्कूल, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल और वैश्य मॉडल स्कूल अंतिम दौर में चयनित हुए। ड्रॉ के आधार पर टीम्स के नाम महान विभूतियों चरक, आर्यभट्ट, कणाद और सुश्रुत रखे गए। प्रतियोगिता का हिस्सा बने 4 विद्यालयों से 3-3 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए हलवासिया विद्या विहार की टीम प्रथम, भिवानी पब्लिक स्कूल की टीम द्वितीय और दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की टीम तृतीय स्थान पर रही। Anti-clockwise round time will be 10 seconds. To check temperature of human body. Thermometer. No beta. The question passes to Aryabhatta. Nothing the thermometer. Beta, only first response will be considered. This was in the rule, so your answer is incorrect. Actually, there are different type of thermometers. If you say for measuring body temperature, if you use only thermometer, it will be incorrect. आज हलवासिया स्कूल में इंटर स्कूल मिडिल सेक्शन 6 to 8 क्लासेस का क्विज कॉन्टेस्ट है। पूरी भिवानी में हमने इनविटेशन भेजे थे। 12 लीडिंग स्कूलों के बच्चे आए, उनका रिटन टेस्ट हुआ। आउट ऑफ 12 4 टीम्स हैव बीन सिलेक्टेड। हलवासिया विद्या विहार, DWPS, भिवानी पब्लिक स्कूल एंड वैश्य मॉडल स्कूल, उनका कंपटीशन चल रहा है। क्विज़ एक ऐसी डिवाइस है जो पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ जो ऑडियंस है, जो टीचर है, हर एक का ज्ञानवर्धन करती है। और इस एज में 6ठी से 8वीं छोटे बच्चे होते हैं, इन बच्चों का साइंस क्विज कंपटीशन तो आज के युग में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का युग है और विज्ञान के बगैर उन्नति नहीं है। तो हलवासिया हमेशा इन्हीं बातों का ध्यान रखता है कि क्या चीज़ बच्चों को आगे ले जा सकती है। हमने पहले स्कूल में बच्चों का इंटर हाउस करवाया, अब इंटर स्कूल करवा रहे हैं। इसमें कुछ अच्छे बच्चे निकले तो हम हो सकता है स्टेट तक का कॉन्टेस्ट करवाने की हिम्मत रखते हैं। ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी चीज़ है। प्रारंभ से ही साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों में नई नई इनोवेशन हो, इसके लिए साइंस की एक्टिविटीज़ कराता आ रहा है। इस बार हमने पहले इंटर स्कूल से पहले इंट्रा स्कूल कंपटीशन में टीम का सिलेक्शन किया और आज इंटर स्कूल कंपटीशन साइंस क्विज के रूप में है। इसमें 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास का एक बच्चा टीम के रूप में हमने बुलाया और 12 टीमें डिफरेंट स्कूल से यहाँ पधारी हैं। सबसे पहले रिटन टेस्ट से उनकी हमने छटनी की। 4 स्कूल सिलेक्ट हुए, हलवासिया विद्या विहार, वैश्य मॉडल स्कूल, DWPS, BPS। अब उनका वो साइंस क्विज चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहे हैं। उसी उद्देश्य को लेकर के स्टार्टअप बच्चे अभी से ही इस क्षेत्र में अपना मन बनाएं और हलवासिया स्कूल के अनेकों बच्चे IIT व NIT देश विदेश में अपना परचम फहरा रहे हैं।
इसी स्कूल से अर्थात हलवासिया विद्या विहार से 1987 बैच से 12th पास आउट हूँ और आज मुझे यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट आने का मौका मिला, जो बहुत ही अच्छा अवसर मेरे लिए, बहुत ही हर्ष का विषय है। और आज की जो प्रतियोगिता है दैट इज़ साइंस क्विज कंपटीशन, जो 6 to 8 के बच्चों के लिए रखा गया है और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कम से कम एक बच्चा इसमें हर एक क्लास से रखा गया हो। जैसा आप जानते हैं कि आजकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सभी को पता है आजकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो क्विज कंपटीशन रखा गया है, ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, स्पेशली साइंस में उनके पार्टिसिपेशन और उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे उनकी प्रतिभा का दिनों दिन विकास होता रहेगा। सर्दी के मौसम के चलते मौसम रोजाना नई नई करवटें लेकर लोगों को रिझा रहा है। कभी बर्फीली हवाएं चलती हैं तो कभी घना कोहरा छा जाता है तो कभी बरसात होने लगती है। इस बदलते मौसम के चलते चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर जतिन गुप्ता ने भिवानी के नागरिकों को स्वस्थ रहने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। सर्दी के मौसम में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। 2-3 दिन की कड़ी धूप के बाद जहां लोगों को राहत मिली थी, वहीं ठंडी और तेज़ हवाएं चलने से सर्दी के तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं आया और अगले ही दिन ठंड एक बार फिर से बढ़ गई। धूप निकलने पर जो राहत मिली थी वह बादलों के द्वारा सूर्य को ढक लेने पर कहीं और ज़्यादा सर्द महसूस करवाती रही। इसी बदले हुए मौसम को लेकर सर्दी में अपना विशेष ध्यान रखने के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर जतिन गुप्ता ने लोगों को विशेष हिदायतें दी और इस मौसम में अपना स्वयं का और दूसरों के स्वास्थ्य का बचाव किस तरह से किया जाए। सर्द मौसम के चलते लोगों में खांसी जुकाम के अलावा अन्य बीमारियां भी पनपने लगती हैं और बुखार के कारण भी सर्दी ही बनती हैं। ऐसे में डॉक्टर जतिन गुप्ता द्वारा भिवानी हलचल की टीम के माध्यम से कुछ विशेष सलाह दी गई। ऐसा है क्योंकि सर्दी अभी चल रही है और सर्दी कम हो रही है धीरे धीरे। आमतौर पे जो ज़्यादा मरीज आ रहे हैं वो खांसी जुकाम बुखार के आ रहे हैं और साफ़ पानी ना पीने या स्वच्छ भोजन ना करने की वजह से लीवर की भी बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं, जिसमें मरीज दस्त और पेट दर्द के साथ आ रहा है। तो हमारा यही संदेश रहेगा कि स्वच्छ पानी और स्वच्छ खाना ये बिल्कुल आपने देख के ही आपने करना है, ताकि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से हम बचाया जा सके। ज़्यादा ठंड से भी बचाव करना है और जिस टाइम ज़्यादा ठंड है उस टाइम हम बाहर ना निकलें। जितने भी हृदय रोगी हैं और जिनको भी ज़्यादा सांस की दिक्कत होती है वह भी ये कोशिश करें कि ज़्यादा सुबह और ज़्यादा शाम को जब सर्दी का प्रकोप ज़्यादा होता है उस टाइम पे वो बाहर ना निकलें। अगर उन्होंने सैर भी करनी है तो वो कोशिश करें कि वह दोपहर के टाइम सैर करें या जिस टाइम पे मौसम ज़्यादा ठंडा ना हो, क्योंकि सर्दी की वजह से भी जितने भी हृदय रोगी हैं और श्वास के रोगी हैं उनको ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। सर खान पान कैसा करना चाहिए बदलते हुए मौसम में? सर ऐसा है क्योंकि सर्दी के मौसम के अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहती, हम ज़्यादा घूमते नहीं हैं, पसीना नहीं आता। उसकी वजह से क्या है बीपी ज़्यादा हो जाता है। जिनके ऑलरेडी हाइपरटेंशन की बीमारी है, ज़्यादा बीपी की बीमारी है, उनके बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो भी हम सर्दियों में खान पान खाते हैं तला फला हमारे को ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए और जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें जो नमक की मात्रा है वो कम लेनी चाहिए। सर बच्चों के लिए क्या किस प्रकार अपील करेंगे? जो छोटे बच्चे हैं सर वो कैसे ध्यान रखें पेरेंट्स उनका बदलते हुए मौसम में? जो बच्चे हैं बच्चों को और जो बुज़ुर्गों को उनको किसी भी प्रकार की बीमारी जल्दी पकड़ती है। तो जिस प्रकार से हम बुज़ुर्गों की केयर करते हैं उसी प्रकार से ज़्यादा ठंड से जैसे बच्चों को हमारे को बचाव रखना चाहिए। किसी प्रकार से भी अगर बच्चों को खांसी जुकाम हो रहा है तो कोशिश ये करें कि घर में और भी बच्चे हैं उनका और उन बच्चों को थोड़ा सा अलग रखें, ताकि खांसी जुकाम कहने में खांसी जुकाम है मगर वो वायरल बीमारी होने के कारण वो आपस में फैल जाते हैं। ठंड से बचाव करवाएं। दूसरा, अगर खांसी जुकाम है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद, और इसके अलावा
सादे पानी की भाप लें। उससे काफ़ी हद तक बच्चों को भी आप सुरक्षित कर सकते हैं। छोटी काशी के नागरिक पूजा पाठ, दान, धर्म व समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। समाज सेवा दान की इस कड़ी के अंतर्गत हालवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के अवतरण दिवस पर वीरवार को भिवानी कलाकार संगठन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा कैलाश गिरी ने कहा कि रक्तदान करने वाला व्यक्ति केवल एक व्यक्ति की जान नहीं बचाता, बल्कि अनेक व्यक्तियों की जान बचाता है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के अवतरण दिवस पर वीरवार को स्थानीय हालवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में भिवानी कलाकार संगठन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 26 लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में सानिध्य आश्रम के बाबा कैलाश गिरी महाराज का रहा और उन्होंने रक्तदाताओं को बैज लगाकर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर आश्रम के बाबा कैलाश गिरी महाराज ने कहा कि कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति के ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी ही इमरजेंसी में स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। इससे ज़रूरतमंदों की मदद हो सकेगी। इसीलिए रक्तदान को न केवल महादान बल्कि जीवन दान भी कहा गया है। संस्कार संपन्न भिवानी कलाकार संगठन द्वारा आज युवाओं को प्रेरणा दी है और रक्तदान उन्होंने एक शिविर कैंप का आयोजन किया गया है सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में। कहते कि रक्तदान महादान, और युवा जो है हमारे भारत में युवा बहुत ज़्यादा संख्या में है। 20 वर्ष के पश्चात और 50 वर्ष तक व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्त की कोशिकाएं हमें नियंत्रण बनती रहती है। कई में भ्रमित है, ये भावनाएं हैं कि रक्त देने से कमजोरी आएगी, खून दान करने से कमजोरी आएगी, स्थिरता आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमें हार्ट के लिए जीवन की जो रक्त चाहिए वो हमारे पास हमारे हाथ में रहता है, लेकिन जो अतिरिक्त रक्त है जिससे और हम जीवन दे सकते हैं व्यक्तियों को, वह हमें हमेशा दान करना चाहिए। संभव हो सके जो 20 ईयर्स के हैं, 20 वर्ष के बच्चे हैं, वो 4 बार रक्तदान करें, उससे उनको किसी तरह की कुछ सारी कमजोरी नहीं आएगी। हालांकि उनको फायदा ही होगा, नया रक्त बनेगा, नया खून बनेगा, नई ऊर्जा बनेगी, नई शक्ति बनेगी और सामने वाले व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी कि इस व्यक्ति ने अगर दिया तो मैं भी दूं। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और ये रक्तदान शिविर का आयोजन भिवानी के तमाम जितने भी कलाकार हैं, चाहे साउंड वाले हों, चाहे गाने वाले, चाहे बजाने वाले, एक यूनियन बनी हुई है हमारी भिवानी कलाकार संगठन के नाम से। आज भिवानी कलाकार संगठन ने डॉक्टर अशोक गिरी महाराज जी के प्रकोत्सव और ये कह लें संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में आज ये बाबा जहरगिरी आश्रम में रक्तदान का शिविर लगाया है। और मैं यही कहूँगा कि रक्तदान का जहाँ भी आवश्यकता हो बढ़ चढ़ करके भाग ले, रक्तदान करें। एक रक्तदान की बूंद से हम किसी अन्य का जीवन बचा। आज जहरगिरी आश्रम में महाराज जी अशोक गिरी महाराज जी के अवतरण दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन भिवानी कलाकार संगठन द्वारा किया गया है, जिसमें युवा साथी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। मेरी सभी शहर के युवाओं से प्रार्थना है कि 18 साल का होते ही रक्तदान करें व मतदान करें, ताकि आप नए सिरे से समाज सेवा में जुड़ें और समाज के अंग बने। रक्तदान करने से किसी भी व्यक्ति को कोई कमजोरी नहीं आती, उनके बीमारी होती है, उस हष्ट-पुष्ट रहता है। तो रक्तदान में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और साझीदार बनें। सरकार द्वारा लागू की जा रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की तिथि का 10 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। यह कहना है भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल का। उन्होंने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति तथा पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग से संबंधित विद्यार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति तथा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए व बी तथा सामान्य समुदाय के छात्रों से 31 जनवरी तक आवेदन मांगे गए थे, लेकिन सरकार ने अब आवेदन की तारीख को बढ़ाकर 10 फरवरी तक कर दिया है। विद्यार्थी ऑनलाइन सरलहरियाणा.gov.in पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।
डेप्यूटी कमिश्नर ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित दस्तावेज भी अपलोड करने हैं। सभी दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित या मूल अपलोड होंगे। हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना के तहत हर वर्ष अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से ऐसे छात्र जो परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रोत्साहन राशि के रूप में 8,000 से 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसी तरह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 जनवरी तक आवेदन पत्र अप्लाई करने की तिथि थी, लेकिन कोई भी ऐसा छात्र जिसने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं वो किसी वजह से रह ना जाए अपने अप्लाई करने से, इसलिए इस तिथि को बढ़ाकर अब 10 फरवरी कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकें। इस स्कीम के तहत जिस परिवार की वार्षिक आय 4 लाख से कम है उन बच्चों को, जिसमें जनरल BC SC को तो 10वीं तक, BC और जनरल को 10वीं में और SC स्टूडेंट को 10वीं से लेकर BA तक 8,000 से 12,000 रुपये की राशि दी जाती है डॉक्टर BR अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना के तहत। और तो हर वर्ष हमारी तरफ से विभाग के माध्यम से ये एडवर्टाइजमेंट भी करवाया जाता है, अखबार में इस पर प्रेस नोट भी दिया जाता है। हमने प्रेस नोट तो दे दिया था पहले, जैसे कि आप भी आए हैं इस बारे में पूछने के लिए, और तो यही है कि 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है इस तिथि को ताकि कोई बच्चा वंचित न रह जाए इस प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने से। वीरवार को जिले के गांव बीरण के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे इंस्पेक्टर परमजीत व सब इंस्पेक्टर ज्योति इत्यादि ने बताया कि हम जंगलों की तुलना में 3 गुना तेजी से खो रहे हैं आर्द्र भूमि। वहीं उन्होंने सरपंच सुल्तान सिंह व उपस्थित नागरिकों को आर्द्र भूमि को बचाने के अनेक सुझाव दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वेटलैंड यानी नम भूमि या आर्द्र भूमि ज़मीन का वह हिस्सा जहां पानी और भूमि आपस में मिलते हैं उसे वेटलैंड कहा जाता है। ऐसी ज़मीन को साल भर या साल के ज़्यादातर महीने जल से भरी रहने के कारण वेटलैंड या आर्द्र भूमि की मिट्टी किसी की झील, नदी या तालाब के किनारे का वह हिस्सा है जहां बहुत ज़्यादा मात्रा में नमी पाई जाती है। यह कई मायनों में बहुत फ़ायदेमंद होती है। हर वर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाए जाने के उद्देश्य उन आर्द्र क्षेत्रों पर प्रकाश डालना है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। नदियों, झीलों, तालाबों आदि की खराब स्थिति को देखते हुए 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाया गया था। इसीलिए इस दिन को पूरी दुनिया में विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1975 में इस कन्वेंशन को लागू किया गया था और पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था, जबकि भारत ने 1 फरवरी 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे का उद्देश्य आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने व इसके सकारात्मक पहलुओं को उजागर करना है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।